नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी के बयान पर घमासान, सावरकर था एक नंबर का डरपोक, अंग्रेजों से मांगी थी हाथ पैर जोड़कर माफी। जी हां, राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चिट्ठी लीक कर दी, जिसके बाद भाजपा और शिवसेना को तिलमिला उठी है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मतगणना से पहले ही बीजेपी ने हिमाचल में मानी हार। जी हां, आपको बता दें दिल्ली में बड़े नेता पहुंच रहे हैं कांग्रेस से मिलने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्र बाबू नायडू बोले अगर इस बार कुर्सी नहीं मिली तो कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव। जी हां, बसपा नेता हुए भावुक, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने फिर से एक बार खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले अग्निवीर योजना को वापस लो, ये इस साल का सबसे बड़ा घोटाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 36,000 में से, आप समझिए दोस्तों, 36,000 में से 6,110 स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं और ये सारे के सारे स्कूलों को धीरे धीरे कर प्राइवेट किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल डरने वाले नहीं, जितनी चाहे उतना ईडी पूछताछ करे, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है भाजपा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शिंदे गुट दोस्तों तिल मिलाया। बोले राहुल गांधी की यात्रा पर लगे रोक, इस यात्रा को यहीं किया जाए बंद। दरअसल आपको बता दें, राहुल ने सावरकर की पोल खोल दी, तो सावरकर के जितने भी दोस्तों वंशज है उन सभी को अब मिर्ची लग रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल भाजपा फैलाती है नफरत, सावरकर पर भी बोला ओवैसी ने हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, गुजरात में इस बार कांग्रेस करेगी खेला, आप लगाएगी बीजेपी के वोट में सेंध। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों 27 साल में कि आपने बीजेपी की नींव हिलाकर रख दी अंदर से। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी के एक सच्चे बयान ने भाजपाइयों की उड़ाई नींद। सावरकर की सबूत के साथ राहुल गांधी ने खोली पोल। दरअसल दोस्तों वीर सावरकर, समझिए, जिसने भी वीर सावरकर दोस्तों वीर कहा है आगे, उस शब्द को हटा देना चाहिए। सावरकर जो है दोस्तों, राहुल गांधी ने उनका कट्टा चिट्टा कल खोल दिया। अब यही बात भाजपाइयों को और दोस्तों शिंदे गुट को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सावरकर की उस चिट्ठी को बताया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से यह कहा था कि वो हमेशा जेल में ही रहना चाहते हैं। आप समझिए, जब देश के वीर जवान दोस्तों मर रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे, और सावरकर के साथ जितने भी लोग जेल में थे, उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो लोग जो है यहां पर मरना चाहते हैं, लेकिन वो जेल से जाना नहीं चाहते अभी जो। और ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल सावरकर जो चाहते थे कि मैं तो जेल में ही रहना चाहता हूं, भले ही, यानी कि दोस्तों अंग्रेजों को उन्होंने बाकायदा साइन करके दिया और वो चिट्ठी राहुल गांधी ने कल लीक कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत इसको आंख फाड़ कर देख ले कि वीर सावरकर ने क्या लिखा था। आपको बता दें दोस्तों, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, इन तीनों लोगों ने मना कर दिया था कि ये लोग मरना बेहतर समझेंगे, लेकिन अंग्रेजों का साथ देना नहीं। लेकिन वीर सावरकर ने दोस्तों न सिर्फ इस चिट्ठी पर साइन किया था, बल्कि जो है दोस्तों जिन्ना का भी साथ दिया था। जिन्ना कौन दोस्तों? जिसने पाकिस्तान और भारत के दो टुकड़े कर दिए थे, और जिन्ना से जाकर मिल गया था वीर सावरकर और देश के दो टुकड़े करवाए थे। यहीं पर बात नहीं रुकती है, राहुल गांधी ने सबूत के साथ ये पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी इसी राह पर है सावरकर की, वो देश में नफरत फैलाती है, देश को तोड़ना चाहती है और दो हिस्से कर देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वीर सावरकर की चिट्ठी राहुल गांधी ने ऐसे वक्त में लीक की है जब गुजरात के चुनाव आ रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी की सच्चाई जानने के बाद भाजपाई तिल मिला गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त शिंदे गुट को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी का महाराष्ट्र में यह खुलासा होना बीजेपी के लिए दोस्तों सबसे बड़ा झटका है। आप समझिए, जो लोग वीर सावरकर को दोस्तों आप समझिए अच्छा ठहराते कि ये तो बहुत अच्छे थे, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, और कौन दोस्तों? कट्टर हिंदुत्ववादी लोग ही सिर्फ वीर सावरकर को सही बताते हैं, वरना हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाई जानते हैं कि वीर सावरकर की असलियत यही है जो कल राहुल गांधी ने बताई है। क्योंकि आपके सामने सबूत है, आपके सामने वो चिट्ठी है जिसपे वीर सावरकर ने साफ साफ कहा है कि मैं यहीं रहना चाहता हूं जेल में, यानी कि अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देना,
और मौत के डर से इतना डरना कि हमारे देश के, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, पटेल हो, या फिर तमाम वो लोग दोस्तों जब देश की आजादी में उन लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इस चिट्ठी के लीक होने के बाद दोस्तों ये साफ हो जाता है कि वीर सावरकर पर लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा, शिवसेना और शिंदे गुट ये लोग दोस्तों किनारा कर रहा है। बताएंगे आखिर इसका भी मतलब क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, किसान दोस्तों 26 नवंबर को बनाएंगे फतेह दिवस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 22 नवंबर को फतेह दिवस मनाएंगे, और 26 नवंबर से एक बार फिर से दोस्तों सरकार के खिलाफ किसानों का मार्च निकलेगा। आपको बता दें, किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 22 को जो है यहाँ पर वो फतेह दिवस मनाएंगे, और 26 के बाद से दोस्तों किसान आंदोलन एक बार फिर से बेसिकली, या किसान मार्च कह सकते हैं इसको, किसान लोग अपनी पैदल मार्च निकालेंगे, जहां पर एक बार फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बन गई है। आपको बता दें, सरकार ने ये कृषि 3 काले बिल जो थे इसको वापस लेते समय ये कहा था कि हम इस कानून को वापस ले रहे हैं, इसी के साथ एमएसपी की भी गारंटी दी जाएगी। अफसोस की बात यह है कि एमएसपी की गारंटी के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में दोस्तों फिर से उन्हीं पक्षकारों को भरा गया जो मोदी सरकार के इस काले कानून के समर्थन में थे। आप एक कमेटी बनाते हो, आप कहते हो कि हम किसानों के साथ इंसाफ करेंगे और हम जो है एमएसपी जरूर देंगे, लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि फिर से उस कमेटी में उन्हीं 4 लोगों को भरा गया है जिन लोगों को इस काले कानून के लिए चुना गया था। ये कौन लोग थे दोस्तों? ये वही लोग थे जो हमेशा से इस काले कानून की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने फायदे के लिए बनाए हैं। तो दोस्तों ऐसे पक्षकारों को रखना जो बीजेपी के ही ऐसे बेसिकली एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और ये बीजेपी के ही पक्षकार हैं, वो एमएसपी पर क्या ही गारंटी देंगे और क्या ही एमएसपी पर कानून बनेगा। लेकिन कमेटी गठित होने के बाद भी कोई कानून नहीं बना है, जिसके बाद किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर के फिर से अब एक बार किसान आंदोलन शुरू होगा। आपको बता दूं 22 नवंबर को किसान जो है यहाँ पर अपना फतेह दिवस मनाएंगे। 26 नवंबर से वो अपनी पैदल मार्च निकालने वाले, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की अब पूरी तैयारी है। सिंपल सी बात यह कि अगर आप किसानों की तकलीफ दुख नहीं समझ सकते तो फिर सरकार के खिलाफ दोस्तों एक तरीके से मुहिम खोल दी है किसानों ने, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे खास करके किसानों से वो वादे निभाए नहीं गए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है और ये फायदा दोस्तों सरकार बड़ी ही चालाकी से करती है। लेकिन इस वक्त देश में जो चल रहा है वो भी एक अपने आप में ही दोस्तों एक बड़ी चीज है। आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को दरकिनार रखकर जिन मुद्दों को पीएम नरेंद्र मोदी ने 2013 में अपनी ढाल बनाया था चुनाव के वक्त, उन्हीं मुद्दों को आज दोस्तों बेमाना और बेकार बताकर बीजेपी भाग निकलती है। बीजेपी के हिसाब से महंगाई पुराना मुद्दा है, यानी कि महंगाई दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है इनके हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी के बयान से है शिंदे गुट और शिवसेना को लगी मिर्ची, दोनों हुए राहुल गांधी के बयान से अलग भड़के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल ही मैंने, आपको याद होगा, कल जब मैंने शाम की न्यूज सुनाई थी तो बताया था कि कैसे जो है यहाँ पर भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, जो यहाँ पर शिवसेना के संजय रावत, किसको, वीर सावरकर को, कि इनको जो यहाँ पर भारत रत्न मिलना चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ एक और का नाम लिया था, किसी का भूल गया हूं मैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उसके दूसरे दिन ही राहुल गांधी उसी रात को एक भाषण देते हैं। उस भाषण में वो वीर सावरकर की पोल खोल देते हैं, जिसके बाद दोस्तों शिवसेना ने इस बयान से, हालांकि कुछ कहा नहीं, लेकिन इस बयान से उन लोगों ने किनारा कर लिया है राहुल गांधी के इस बयान से। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शिंदे गुट बौखला गया है। शिंदे गुट का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को यहीं पर रोक दिया जाए और इस पर रोक लगा दी जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये लोग वही है दोस्तों, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी ये तमाम ग्रुप हैं दोस्तों, ये तमाम जितने भी संगठन हैं, बेसिकली बीजेपी दोस्तों उन्हीं ग्रुप का एक हिस्सा है। अब सब जानते हैं ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, लेकिन बात इतनी सी भी नहीं है दोस्तों। बात यह है कि बीजेपी बौखला रही है
और बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि शिंदे गुट कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को ही रोक देना चाहिए। क्यों भाई, जो वीर सावरकर की सच्चाई है वो तो लोगों के सामने आ गई है। आपके बंद करने और ना बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती और उस सच्चाई को बीजेपी बर्दाश्त कर भी नहीं पाएगी। वीर सावरकर दोस्तों असलियत में वही था जो राहुल गांधी ने सबूत के साथ पेश किया है। और शिंदे गुट दोस्तों वीर सावरकर को अच्छा इसलिए बता रहा है क्योंकि इनको पता है कि जो लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं वो हमें वोट देंगे अगर हम इसमें कूद जाएंगे। तो बेसिकली इन लोग की राजनीति है, ये आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस को देश प्रेमी बताते हैं, वीर सावरकर को देश प्रेमी बताते हैं, गोडसे जिसने गांधी जी पर गोली चलाई थी उसको भी ये देशभक्त बताते हैं। इनके हिसाब से हर क्रिमिनल, हर दोस्तों देश का गद्दार देशभक्त है और जो असली देशभक्त है वो शायद गद्दार होंगे। बीजेपी की यही असलियत है और इसीलिए शिंदे गुट को मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी ने सच्चाई क्यों बोल दी। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूंगा, राहुल गांधी की राजनीति गांधी वाली है। उनको पता है कि उनको नफरत को बढ़ावा नहीं देना, नफरत को साथ लेके नहीं चलना है और सबका अलग अलग पैटर्न है राजनीति का। आम आदमी पार्टी दोस्तों वो भी हिंदुत्व की ही राजनीति करती है, कहती कुछ है और करती कुछ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में भाईचारे को हटाकर नफरत फैलाने का ये जो धंधा चालू किया है बीजेपी ने, अब इसकी पोल खुलना धीरे धीरे शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अग्निवीर को वापस लो, इस साल का सबसे बड़ा घोटाला है ये। आपको बता दें दोस्तों अग्निवीर योजना को लेकर पहले भी काफी घमासान चला था। अब अग्निवीर योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर से एक बार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में घमंड आ गया और घमंड आने के बाद उन्होंने ऐसे फैसले लेना शुरू किए जो देश के खिलाफ है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहा हो अग्निवीर लोगों को और 6 महीने की ट्रेनिंग में आप उनको लड़ने के लिए भेज रहा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो दूसरी जगह के लड़ाकू होते हैं, अगर बाई चांस दूसरे देश से लड़ाइयां होती हैं तो वहां के जो सैनिक है दोस्तों 10-10, 20-20 साल की ट्रेनिंग लेते हैं चाइना के ही लोग। ऐसे में हमारे देश के जो सैनिक है उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों आप समझिए 6 महीने में कोई कैसे ट्रेन हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही है, ये उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि आप 5 साल का या 4 साल का जो भी कह रहा है आप, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा 5-4 साल के बाद और फिर दोस्तों आप समझिए वो लोग हो जाएंगे बेरोजगार। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। इसीलिए सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये सबसे बड़ा घोटाला है इस साल का और इस घोटाले को अंजाम किसने दिया दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये लोग इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। बीजेपी का दोस्तों सबसे पहला रूल ही है, पहले एक ऐसा कानून लाओ गलत और बाद में उसी कानून को खुद डिफेंड करो। यानी कि दोस्तों जुर्म भी खुद ही ने किया है, डिफेंड भी खुद ही करेंगे कि हम तो बिल्कुल सही है और मुझे लगता है फैसला भी खुद ही सुना देंगे कि हम बाइज्जत बरी होते हैं। यानी कि डिफेंड भी आप डिफेंड लायर भी खुद ही बन रहा हो आप अपने काले कानून के, और जो है अपने आप को बरी भी खुद ही कराओ, जजमेंट भी खुद ही दे रहा हो कि हमें ठीक है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल ये अग्निवीर योजना दोस्तों स्कैम कह सकते हैं इसको सबसे बड़ा, क्योंकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश में बहुत सारे लोग दोस्तों एमसीसी में हिस्सा लेते हैं और दोस्तों वो सोचते हैं कि हम आगे चलकर फौज में जाएंगे, लेकिन जब दोस्तों अब भर्ती की बात आती है तो उनसे कह दिया जाता है बस अब 5 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ऐसी ऐसी चीजें अब देश में हो रही हैं जिसका दोस्तों ना कोई लॉजिक है और ये लॉजिक आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि लॉजिक समझ में आता ही नहीं है। अब आप कोई भी ध्यान रखेंगे, आप किसी भी चीज पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के ज्यादातर कानून ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले CAA NRC लाया गया ताकि इस देश के मुस्लिमों को परेशान किया जा सके और सबसे बड़ी बात ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं दोस्तों उनको देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और उसके बाद जब इस सब पे खूब बवाल हुआ तो मोदी सरकार दोस्तों एक ट्रैफिक रूल लेकर आ गई। जब ट्रैफिक रूल्स में दोस्तों एक एक गाड़ी का 42,000 रुपए
चालान काटने लगे ये लोग कि ट्रैफिक रूल्स अब हम मजबूत करके रहेंगे, हेलमेट पहनवा कर रहेंगे और सब लोगों को फॉलो करना होगा। जब मोदी सरकार ने देखा कि ये कानून तो फेल हो रहा है, लोग तो जो यहाँ पर हिंसक हो रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं वहीं ट्रैफिक के वहीं खड़े होकर, तो मोदी सरकार ने रातों रात ये कानून वापस ले लिया। आपको याद होगा मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ और पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया था, इस ट्रैफिक रूल्स को। तब बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था। लेकिन जब देश में बीजेपी के खिलाफ हंगामे होने लगे, जब लोग अपनी गाड़ियों को आग लगाने लगे और ये कहने लगे कि गाड़ी से ज्यादा तो चालान काट रहे हैं ये लोग, उसके बाद बीजेपी रातों रात भाग गई ये कानून लेकर, क्योंकि उसे पता था कि इस पर ज्यादा चर्चा करना अपने ही ऊपर जो है यहाँ पर दोस्तों अपने आप को तमाचा मारना होगा। और उसके बाद बीजेपी एक और कानून लाई, किसान आंदोलन। ये बीजेपी के लिए बन गया नाक की नकेल। नाक की नकेल जब ये कानून बना, किसान कानून बीजेपी के लिए, तो बीजेपी सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। बीजेपी ने किसानों को हर तरीके से बदनाम किया, किसानों को जो बताया कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी पाकिस्तानी, वो तमाम बातें जो भी इन्होंने कही। लेकिन उससे भी जब इन्हें लगा कि भैया इससे तो आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा, तब इन्होंने किसानों के हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिए। मोदी जी ने वही अपना पुराना ड्रामा, रोना शुरू कर दिया, 4 आंसू आंखों में लाए, उसके बाद आंसू पोंछ पुछाकर फिर से वही करने लगे। तो ये साफ दिखाई देता है कि इनकी असलियत यही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मतगणना से पहले ही बीजेपी ने, जी हाँ आपको बता दें, हिमाचल में मानी हार। क्या हो गया है बीजेपी का सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इस बार हिमाचल में कांग्रेस ने दावा ठोक दिया कि उनकी ही सरकार बन रही है और किसी भी तरीके से वो अपनी सरकार बनाना चाहते थे। आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल के लोगों के साथ बीजेपी ने बहुत बुरा किया। जिन वादों को निभाने की बात की गई थी उन वादों को नहीं निभाया गया, और यही कारण है जो हिमाचल के लोग अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इस बार हिमाचल में जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी, बताया जा रहा है वो काम भी आई है। ऐसे में दिल्ली में आपको बता दें, बड़े नेता जो थे वो मिलने पहुंचे थे दोस्तों सोनिया गांधी, राहुल गांधी से। हालांकि राहुल गांधी बिजी हैं, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकातें करने पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़से के पास। माना जा रहा है कि जल्दी ही दोस्तों, जल्दी ही जो है, जब 8 दिसंबर को ये फैसला आएगा तो शायद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन चुकी होगी। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कांग्रेस के लिए 2 में से 1 राज्य जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पिछली बार 5 राज्यों के चुनाव हुए तो आपको याद होगा कि कांग्रेस का कहीं पर भी जीत नहीं हुई थी। हालांकि एक जगह हुई थी, लेकिन वो भी दोस्तों आपको याद होगा कि वो बेसिकली गठबंधन में हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार कांग्रेस की रणनीति बदली थी। मेहनत भी इन्होंने काफी की, हमने देखा, प्रचार भी किया। अब देखना ये होगा कि ये मेहनत रंग लाती है और बीजेपी का सुपड़ा साफ करती है या नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सरकार गिराने की बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन हम भी डटे रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल ईडी से लगभग 10 घंटे से ज्यादा हेमंत सोरेन से पूछताछ की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने काफी इजली तरीके से जो यहाँ पर इसके जवाब भी दिए। वहीं हेमंत सोरेन ने निकलते ही कहा कि बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, वो जानबूझ के इस तरीके का माहौल बना रही है जिससे कि दोस्तों सरकार गिराई जा सके। पर साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं हेमंत सोरेन कि फिलहाल वो डरेंगे नहीं, न सिर्फ बीजेपी को मात देंगे बल्कि उनकी सरकार भी ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी बीजेपी कई बार ये कोशिश कर चुकी है कि वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिरा दे, लेकिन दोस्तों बीजेपी नाकाम हो जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 36,000 में से 6,110 सरकारी स्कूलों को भाजपा ने गुजरात में किया बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों जो देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों की बीजेपी बैंड बजाने पर तुली है। पहले क्या होता था दोस्तों कि सरकारी स्कूल को सबसे ज्यादा मान्यता थी। अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि आपको बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सरकार धीरे धीरे कर सरकारी स्कूल को दोस्तों प्राइवेट हाथों में सौंप रही है,
और इसी का एक उदाहरण दिग्विजय सिंह ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि 36,000 में से 6,110 स्कूल सरकार ने जो है दोस्तों बंद कर दिए हैं और बाकी को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। यानी कि कईयों को तो दे दिया है और कईयों को और देने वाली है। अडानी और अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंप चुके हैं मोदी जी। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अब स्कूलों की बारी थी, वो भी हो गया है। अब धीरे धीरे कर कर दोस्तों देश तो बिक ही चुका है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और आप सच्चाई